ध्वनियों से बने सार्थक वर्ण समुदाय को जो है यहाँ पर हम शब्द जो है कहते हैं। शब्द के भेद जो है प्रमुख रूप से 4 ही भेद है। व्युत्पत्ति मतलब बनावट, व्युत्पत्ति, प्रयोग और उसके साथ साथ अर्थ की दृष्टि से। वह शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वह योग रूढ़ कहलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए की हिंदी पाठ्यक्रम से शब्द भेद जो है उसे देखेंगे। देखिए, आप लोगों को इस बार व्याकरण जो है यहाँ पर दी गई है 4थे यूनिट में। फर्स्ट सेम में जो है आपके सिलेबस में 4था यूनिट जो है वह व्याकरण है। तो यहाँ पर व्याकरण के बारे में जो है जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का जो है यहाँ पर प्रयोग करने के लिए, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप का जो प्रयोग है उसे करने के लिए, शुद्ध और सार्थक रूप का प्रयोग करने के लिए एक नियमबद्ध योजना की जो है जरूरत होती है। और उसी नियमबद्ध योजना को जो है हम यहाँ पर व्याकरण कह सकते हैं। उन्हीं नियमबद्ध योजना जो रहते हैं ना, उसी को यहाँ पर हम व्याकरण कह सकते हैं। इसीलिए अगर आपको जो है जो भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो उसके जो व्याकरण जो है ना, पहले उसे सीखना बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर जब आप व्याकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी जाकर जो है यहाँ पर भाषा के बारे में जो है आप संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तभी जाकर उस भाषा को जो है यहाँ पर आप क्या है शुद्ध और सार्थक रूप से प्रयोग जो है कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य जो है वह किसी ना किसी भाषा की तो प्रयोग करता ही है, क्योंकि मनुष्य संघ जीवी है। तो ऐसे में क्या है, वह भाषा का प्रयोग चाहे लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से या फिर बहुत सारे जो भाषा है वह क्या है अपनी भाषा का मातृभाषा जो है या फिर प्रादेशिक भाषा जो है उसका प्रयोग तो वह करता ही है। तो ऐसे में लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से जो है पर भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से अगर करनी है तो व्याकरण के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आप लोगों को इस बार जो है व्याकरण के अंतर्गत प्रमुख रूप से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक आदि को जो है पर दिया गया है और शब्द भेद को भी दी गई है। तो आज का विषय जो है वह है शब्द भेद। तो शब्द के भेदों को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है, शब्द जो है वह क्या है, किसे हम शब्द कहते हैं। अगर उसकी परिभाषा पहले अगर हम जानेंगे तो बाद में जो है आसानी से शब्द के जो भेद है उसको हम जान पाएंगे। देखिए, ध्वनियों से बने सार्थक वर्ण समुदाय को जो है हम यहाँ पर शब्द कहते हैं। ध्वनियों से बने सार्थक वर्ण समुदाय को जो है यहाँ पर हम शब्द जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। एक या फिर एक से अधिक जो है वर्णों से बनी हुई सार्थक, देखिए उसमें भी सार्थक जो यहाँ पर वर्ण समुदाय जो है फिर ध्वनि जो है वह शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द ना यानी नहीं, व यानी और, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, परमात्मा आदि। तो यहाँ पर देखिए, अभी डेफिनेशन में मतलब क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि परिभाषा में क्या है, एक या एक से अधिक। देखिए, तो एक या एक से अधिक करके बताया गया ना, इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक शब्द जो है यहाँ पर ना भी यहाँ पर एक क्या है शब्द है, तो उसका अर्थ यहाँ पर क्या है, नहीं। वह मतलब और। तो ऐसे जो शब्द है एक अक्षर से जो सार्थक है, जिनका अर्थ जो है पर सार्थक है, जो सार्थक शब्द जो रहते हैं उसको हम यहाँ पर, चाहे वह एक ही वर्ण से क्यों ना बनी हो, उसे भी हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ एक क्या है वर्ण नहीं, बल्कि यहाँ पर वह एक शब्द जो है कहलाता है। और वह भी जैसे अनेक शब्दों के लिए उदाहरण क्या दे सकते हैं, कुत्ता, शेर और कमल, नयन। तो ऐसे सभी शब्द जो है बहुत सारे वर्णों के अक्षरों के मेल से जो है पर बने हैं और जो सार्थक भी है। तो ऐसे भी कुछ भी अक्षरों को मिलाकर जो है हम एक शब्द बनाएंगे तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। उसमें क्या है, एक अर्थ रहना चाहिए, उसका प्रयोग सार्थक होना चाहिए, तभी जाकर वह शब्द कहलाएगा।
तो यहाँ पर देखिए एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या फिर क्या है वर्णों के समूह को जो है हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ऐसे में शब्द की परिभाषा तो आपने समझ लिया, शब्द मतलब क्या है, इसका अर्थ आपने जान लिया। तो चलिए अभी शब्द के जो भेद है उसे हम देखेंगे। तो शब्द के प्रमुख रूप से 4 भेद है। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, देखिए यहाँ पर व्युत्पत्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है, बनावट। व्युत्पत्ति मतलब क्या है, पर बनावट है। तो बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, फिर अर्थ की दृष्टि से। इस तरह प्रमुख रूप से याद रखिए, शब्द के प्रमुख रूप से सिर्फ 4 ही भेद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शब्द के भेद जो है प्रमुख रूप से 4 ही भेद है। व्युत्पत्ति मतलब बनावट, व्युत्पत्ति, प्रयोग और उसके साथ साथ अर्थ की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़। तो यहाँ पर जो है उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति मतलब बनावट के आधार पर यहाँ पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ करके यहाँ पर क्या है, फिर से उसमें 3 भेद हम देख सकते हैं। वही उत्पत्ति के आधार पर जो है यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं ना। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी करके कहाँ से उन शब्दों की उत्पत्ति हुई, तो इसके आधार पर जो है यहाँ पर क्या है, शब्दों का जो भेद है वह किया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विकारी और अविकारी करके 2 भेद है, फिर से उसमें उपभेद है। कैसे, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी आते हैं। वही अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द सभी आते हैं। तो जो विकारी शब्द का अर्थ क्या है, जो यहाँ पर समय संदर्भ के अनुसार जो है उसका रूप जो है बदलता है। जिन शब्दों का रूप यहाँ पर बदलता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और क्या है अविकारी मतलब या फिर नहीं संदर्भ के अनुसार उनका रूप नहीं बदलता, वो एक शब्द अगर वैसा ही रहे तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो वो सभी जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक जो शब्द है वह जो है अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो प्रयोग किस तरह होता है, तो प्रयोग के आधार पर इतने भेद जो है शब्द के हैं। नेक्स्ट वही अर्थ की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अर्थ की दृष्टि से देखिए सार्थक और निरर्थक। मतलब अर्थ अभी मैंने बताया कुछ सार्थक शब्द रहते हैं और कुछ निरर्थक शब्द रहते हैं। तो सार्थक शब्दों का ही महत्व जो है वह रहता है। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि व्युत्पत्ति मतलब बनावट के आधार पर जो है शब्द के भेद कैसे है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद है। देखिए उसमें रूढ़ करके मैंने बताया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ करके, है ना। तो यहाँ पर रूढ़ में देखिए जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता वे रूढ़ कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, वह शब्द जो है किसी के योग से ना बने हो और उसके साथ साथ कोई विशेष अर्थ को जो है वह प्रकट करे, अर्थ भरित जो शब्द जो है वह हो और उसके साथ साथ क्या है जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं। शब्दों का अर्थ है मगर वही अगर हम उससे अलग करेंगे तो क्या है उन टुकड़ों का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं होता है, तो उससे हम यहाँ पर क्या है रूढ़ शब्द जो है कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कल और पर। देखिए यहाँ पर कल और पर 2 शब्द है। तो यहाँ पर कल और पर को अगर हम अलग अलग करेंगे, एग्जाम्पल कल में क और ला, है ना। कल में क और ला अगर ऐसे अलग अलग हम करेंगे तो ना ही क का कोई अपना एक अर्थ है और ना ही ला का, है ना। वो सिर्फ यहाँ पर अक्षर या वर्ण बनकर ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर कल का अर्थ है, कल शब्द का अर्थ है और यहाँ पर किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बना है, मगर इसे जब हम अलग करेंगे तो उसका भी जो है यहाँ पर कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इसे हम जो है ऐसे शब्दों को जो है हम क्या कहते हैं यहाँ पर रूढ़ शब्द जो है कहते हैं। वही देखिए पर में यहाँ पर पा और रा जो है हमने अलग अलग कर दिया, तो पा का भी यहाँ पर अलग रूप से कोई अपना एक अर्थ नहीं है और ना ही रा का भी कोई अपने अलग रूप से अर्थ है। तो ऐसे में क्या है इनके टुकड़ों का, ये जो रूढ़ शब्द रहते हैं ना उनके टुकड़ों का मतलब अगर उन्हें हम अलग अलग करेंगे तो उनका अर्थ जो है नहीं रहता है, तो वह निरर्थक हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वही देखिए यहाँ पर यौगिक शब्द मतलब जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक कहलाता है। देखिए योग मतलब क्या है, मिलना,
योग का अर्थ यहाँ पर क्या है, मिलना, संयोग। तो ऐसे में यौगिक मतलब जो क्या है यहाँ पर, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनते हैं ना, उससे हम यौगिक शब्द जो है यहाँ पर कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हो कि देवालय, देवालय शब्द जो है देव प्लस आलय, मतलब यहाँ पर टुकड़ों का भी अर्थ रहता है। देखिए यहाँ पर दो शब्द है, देव एक अपने आप में एक शब्द है और आलय अपने आप में एक शब्द है, और वो भी सार्थक शब्द है। तो ऐसे में जब इन दोनों के मेल से देवालय शब्द बनता है, तो जो देवालय शब्द है यहाँ पर क्या बनता है, यौगिक शब्द जो है वह बनता है। नेक्स्ट देखिए राज पुरुष, अगर हम देखेंगे तो राज और पुरुष, राज प्लस पुरुष, तो राज का भी अपने आप में एक अर्थ है और पुरुष का भी अपने आप में एक अर्थ है, वह रूढ़ शब्दों की तरह निरर्थक नहीं है यहाँ पर, तो है ना। इसीलिए ऐसे दो सार्थक शब्दों के मेल से या फिर दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर योग रूढ़ शब्द, तो वो कौन से, वह शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वह योग रूढ़ कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर जो शब्द जो है यौगिक है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, दो सार्थक या फिर अधिक, दो से अधिक जो है सार्थक शब्दों के मेल से ही वह शब्द बनते हैं, तो वह यौगिक तो है, मगर जो है उन शब्दों का अर्थ जो है कुछ विशिष्ट रूप में जो है प्रयोग होता है, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द जो है कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, देखिए दशानन, अभी ये जो दशानन शब्द जो है इसे देखेंगे तो दश यानी 10, 10 मतलब यहाँ पर क्या है, 10 है, और आनन मतलब मुख, आनन का अर्थ यहाँ पर क्या है, मुख है। तो 10 सिरों वाला करके हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, रावण। तो सिर्फ दशानन करके यहाँ पर क्या है, हम किसका प्रयोग करते हैं, रावण के लिए ये शब्द जो है प्रसिद्ध है। तो इस तरह जो है एक शब्द जो है किसी विशिष्ट, यौगिक शब्द ही है मगर किसी विशिष्ट अर्थ जो है, सीधा सीधा उसका अर्थ ना निकलते हुए क्या है, किसी विशेष पद के लिए फिर विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए उसका प्रयोग जो है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द जो है यहाँ पर हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है। मैंने आपको बताया किस तरह शब्द की जो है उत्पत्ति होती है, उसके आधार पर जो है यहाँ पर फिर से 4 जो है यहाँ पर उपभेद जो है की गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द करके फिर से 4 उपभेद जो है किसमें किया गया है, यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के जो शब्द, जिन शब्दों का ग्रहण या फिर जिन शब्दों को यहाँ पर प्रयोग जो है हम करते हैं, उन्हें हम यहाँ पर तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य ये सभी जो है संस्कृत का शब्द है, और वैसे ही जो है हिंदी में भी क्या है, इनका प्रयोग जो अगर हम करेंगे तो वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए वही तद्भव शब्द, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जो सेम वैसे ही उसका प्रयोग करे तो वह तत्सम शब्द कहलाएगा। वही क्या है, अर्थ तो वही है मगर रूप बदलकर हिंदी में अगर उन शब्दों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो वह जो है तद्भव शब्द जो है यहाँ पर कहलाते हैं। देखिए तद्भव मतलब वैसे ही वही भाव है, वही अर्थ है, सिर्फ रूप जो है बदला है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्नि करके अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो तत्सम शब्द है, वही उसे आग करके जो हम अभी फिलहाल प्रयोग करते हैं तो वह क्या है, तद्भव शब्द है। अग्नि जो है प्रयोग करते करते आग हो गया, उसका रूप बदल गया मगर अर्थ वही है ना, इसीलिए। नेक्स्ट केत, क्षेत्र, रात, रात्रि, सूरज, सूर्य। सूर्य के लिए क्या है, सिर्फ सूर्य करके ही अगर हम प्रयोग करेंगे तो वह क्या है, यहाँ पर तत्सम शब्द बन जाएगा। वही अगर क्या है, उसे सूरज करके अगर हम प्रयोग करेंगे तो वह तद्भव शब्द यहाँ पर बन जाएगा। जैसे रात्रि के लिए रात करके अभी हम प्रयोग जो है करते हैं, तो रात जो है तद्भव शब्द है, वही रात्रि तत्सम शब्द है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देशज। अभी देशज मतलब जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जो शब्द जो है यहाँ पर
क्या है प्रचार मतलब उसका प्रयोग करते करते वैसे ही जो है परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार जिनका प्रयोग हम करते हैं और वह वैसे ही प्रचलित हो गए, उन्हें हम देशज शब्द जो है यहाँ पर कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैली, पेट। पगड़ी, गाड़ी, थैली, पेट, ये सभी देशज शब्द के लिए हम उदाहरण जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पर विदेशी या विदेशज, मतलब यहीं पर आप समझ पाएंगे है ना, जो शब्द विदेशी भाषा से जो आए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द जो है कहते हैं, या फिर विदेशी शब्द जो है कहते हैं। मगर उनका प्रयोग अभी हम इतना कर चुके हैं तो कुछ शब्द जो है हमें पता ही नहीं चलता कि वो विदेशी शब्द है। देखिए, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। आप ही को पता है बहुत सारे क्या है यहाँ पर विदेशी लोग जो है हमारे देश में आकर रह कर गए, कुछ लोगों ने शासन भी किया है, जैसे क्या है अंग्रेजों ने किया था, कुछ समय तक जो है पोर्चुगालियों ने किया था, है ना। तो ऐसे में देखिए अंग्रेजी और उसके साथ साथ अरबी, फारसी से बहुत सारे शब्द जो है पर प्रयोग जो है किया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे स्कूल, अनार, आम, पुलिस आदि। तो स्कूल, अनार, आम, पुलिस आदि ये सभी भी जो है विदेशी शब्द है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कुछ उदाहरण जो है पर दिए गए कुछ विदेशी भाषा से जिन शब्दों को लिया गया है। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी से कॉलेज, पेन, मशीन, डॉक्टर। कॉलेज, पेन, मशीन, डॉक्टर, इनका प्रयोग हम कितना यहाँ पर करते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में, है ना। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फारसी, अनार, चश्मा, बर्फ, नमूना, आदमी, चुगलखोर, चापलूसी। देखिए यहाँ पर अनार, चश्मा, तो ये सभी जो है फारसी के शब्द हैं। शायद ही क्या है बहुत ही कम लोग जानते हैं कि चश्मा जो है वह हिंदी की शब्द नहीं बल्कि फारसी के शब्द है। तो नमूना, आदमी, चुगलखोर, तो ये सभी रोजमर्रा की भाषा में जो है या फिर रोजमर्रा की बातचीत में जो है हम आम लोग जो है जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये फारसी शब्द से क्या है आए हैं। वही नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अरबी से, तो अरबी से औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, फकीर, औरत, कैदी, गरीब, तो इन सभी शब्दों का प्रयोग जो है हम करते हैं। तो देखिए शायद ये जो गरीब, कैदी या फिर क्या है अमीर, कत्ल, ये सभी जो है अरबी से आए हैं, तो बहुत ही कम लोग जानते हैं अरबी के शब्द हैं, हिंदी के नहीं। तो हम ऐसे उसका प्रयोग करते हैं, ऐसे जो है वो शब्द हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गया कि हमें लगता है कि क्या है वो हमारे हिंदी भाषा के ही शब्द है। नेक्स्ट देखिए तुर्की से कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, तो ये सभी तुर्की भाषा से जो है आए हैं। नेक्स्ट देखिए पुर्तगाली, अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चावी, तिजोरी, फीता, तंबाकू, ये सभी जो है पुर्तगाली का क्या है शब्द है। नेक्स्ट देखिए चीनी से तूफान, लीची, चाय, पटाखा। तूफान, लीची, चाय, पटाखा। चाय के बारे में शायद ही आप सभी लोग जानते हैं ना, चाय जो है यहाँ पर चीनी भाषा का शब्द है। तो नेक्स्ट देखिए यूनानी से टेलीफोन, आइटम, डेल्टा। टेलीफोन, आइटम, डेल्टा जो है यूनानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट जापानी से रिक्शा। देखिए रिक्शा रिक्शा करके हम कितना यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो क्या है शायद ही कम लोग जानते हैं कि रिक्शा जो है वहां जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा से जो है उस शब्द का ग्रहण जो है यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे क्या है उनके संपर्क में आने के कारण क्या है जो भी विदेशी लोग आते हैं, पहले से भी जो आकर गए थे, कुछ लोगों ने शासन भी किया था, तो उनके संपर्क में आने के कारण जो है क्या है कुछ भाषा जो है ऐसे भाषा में जो है कुछ शब्द जो है मिल गए हैं कि जो है अभी हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते कि वो विदेशी भाषा है। ऐसा लगता है कि हिंदी के ही वह शब्द है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के कुल 8 भेद हैं। मैंने बताया आपको प्रयोग के आधार पर प्रमुख रूप से 2 भेद जो है यहाँ पर क्या है विकारी, अविकारी। जिनका यहाँ पर रूप बदलता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। संदर्भ समय के अनुसार उसका रूप भी नहीं बदलता, वो शब्द हमेशा वैसे ही प्रयोग किया जाता है, तो उसे जो है हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी जो है विकारी शब्द है। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक सभी जो है पर कौन से शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इन उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भाग किया गया।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विकारी और अविकारी। तो इसमें से कौन कौन से शब्द जो है आते हैं, संज्ञा के शब्द जो है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सभी विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका रूप जो है वह बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं जो है वह सर्वनाम है, तो मैं के लिए मुझे, मैं के लिए क्या है यहाँ पर मुझे या फिर हम, ऐसे भी यहाँ पर या अच्छा अच्छे, तो ऐसे ही शब्द जो है वह बदलते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे किस तरह विकारी में, देखिए जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप जो है परिवर्तन होता रहता है वह विकारी शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं कि कुत्ता कुत्ते, वचन के अनुसार जो है वह बदल जाता है। तो एक ही कुत्ता है तो क्या है, हम कुत्ता कहते हैं, वही बहुत सारे हैं तो कुत्ते। मैं के लिए अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया मुझे, हमें, अच्छा के लिए अच्छे, खाता है के लिए खाती है, लिंग के अनुसार वह खाता है शब्द खाती है में बदल सकता है, तो उसका रूप जो है बदलता रहता है। तो इनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया जो है वह सभी जो शब्द है वह विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। वही अविकारी शब्द में देखिए जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, और, है, अरे, देखिए यहाँ, किंतु, और, है, अरे आदि सभी जो है इनका रूप कभी नहीं बदलता। मतलब है का प्रयोग जो है हम क्या है करके ही उसे बदल कर हम प्रयोग नहीं कर सकते। अरे के लिए अरे ही जो जैसे ही है वैसे ही जो है हम यहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इसके बाद बचता कौन सा है पर अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ के लिए निरर्थक सार्थक, मतलब जो जिनका शब्दों का अर्थ जो है रहता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, और कुछ शब्द जो है अर्थ नहीं अर्थहीन होते हैं तो वह निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो है पर शब्द भेद है। तो आपको एक याद क्या रखना है, शब्द के प्रमुख रूप से सिर्फ 4 ही भेद है। व्युत्पत्ति मतलब बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से। तो उसमें से फिर से जो है पर व्युत्पत्ति मतलब बनावट में 3 उपभेद जो है ना। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर 4 उपभेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी करके। फिर प्रयोग के आधार पर जो है पर प्रमुख रूप से उसमें 2 उपभेद, विकारी अविकारी, फिर उसमें से 8 भेद जो है हम देख सकते हैं। फिर अर्थ की दृष्टि से सिर्फ 2 ही उपभेद है। तो प्रमुख रूप से भेद और उपभेदों के बारे में याद रखिएगा, हो सकता है 1 अंक के लिए आपको इसमें से प्रश्न जो है पूछे। धन्यवाद।